नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। शुरुआत करते हैं हम खबरों की और दिन भर क्या कुछ रहने वाला है खास आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे सोमनाथ की और पीएम मोदी की। सोमनाथ पर गजनवी के आक्रमण के 1000 साल पूरे होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने इस ब्लॉग में लिखा है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने कई हमले किए, जिसके बाद कई हमलों के बाद मंदिरों को हमने पुनर्जीवित भी किया। ये मंदिर यानी कि सोमनाथ मंदिर भारतीय सभ्यता की अदम्य भावना का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले में 1000 साल पूरे होने के मौके पर ब्लॉग पोस्ट में पीएम ने कहा कि हमारी सभ्यता की अदम्य भावना का सोमनाथ से बेहतर उदाहरण कोई नहीं हो सकता। यह मंदिर बाधाओं और संघर्षों को पार करते हुए गौरव के साथ खड़ा है। मोदी ने विदेशी आक्रमणकारियों के बार बार हमलों के बाद पुनर्निर्मित किए गए सोमनाथ मंदिर की सराहना की। कहा कि गुजरात में स्थित ये मंदिर भारतीय सभ्यता का एक प्रतीक है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर का 11 तारीख को दौरा करने वाले हैं। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी साझा की है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर सोमनाथ में साल भर गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और इसके लिए प्लानिंग बना ली गई है। उन्होंने ये भी बताया कि 8 से लेकर 11 जनवरी तक सोमनाथ में अनेक प्रकार की आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियां होंगी। तो सोमनाथ पर गजनवी के आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर क्या ब्लॉग, क्या लेख लिखा है पीएम ने, यह आपको हम दिखाते हैं। सोमनाथ ये शब्द सुनते ही हमारे मन में हृदय में गर्व आस्था की भावना भर जाती। पीएम ने लिखा, भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में यानी कि प्रभास पाटन नाम की जगह पर स्थित सोमनाथ भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण है। दुर्भाग्यवश यही मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा और प्रार्थना का केंद्र था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने उस पर निशाना बनाया, उसे विध्वंस कर दिया। जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने इस पर आक्रमण किया था और ये आक्रमणास्त्र और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य के साथ किया गया था। ये हिंसक और बर्बर प्रयास था, लेकिन फिर भी हजारों सालों के बाद ये मंदिर आज पूरे गौरव के साथ हमारे बीच खड़ा है। साल 1026 में समय समय पर इस मंदिर को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 से आकार में रहा है। संयोग से 2026 का यही साल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने का भी वर्ष है और 11 मई 1951 को इस मंदिर का पुनर्निर्माण संपन्न हुआ था, लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बारासात इलाके में एक वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में बारासात में एक पंचायत समिति के उपाध्यक्ष जिनका नाम है गियासुद्दीन मंडल दिखाई दे रहे हैं। पहले वीडियो आप देखिए। पैसों के पहाड़ के पीछे व्यवसायी के साथ बैठे हैं वो और राजनीतिक दलों के बीच प्रत्यारोप आरोप का दौर शुरू हो गया है। गियासुद्दीन ने बताया कि वीडियो 2022 का है और एक लेन देन वहां पे चल रहा है। वो सिर्फ बगल में बैठे थे, लेन देन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। स्थानीय तृणमूल नेतृत्व ने बताया है कि मामले की जांच लगातार जारी है। अगर कोई दोषी साबित होता है तो कार्रवाई होगी। हालांकि देखिए, बयान से विवाद थमता नहीं है। स्थानीय बीजेपी नेतृत्व कह रही है कि तृणमूल नेताओं का ये चरित्र है। वीडियो आने से चरित्र एक बार फिर से उजागर हो चुका है। तो टीएमसी नेता जो है नोटों की गड्डी के पीछे दिखे हैं। वीडियो सामने आते ही राजनीति काफी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को फिर से भ्रष्टाचार में लपेटना शुरू कर दिया है। टेबल पर नोटों का ढेर है। टीएमसी के नेता जो है कारोबारी के पीछे बैठे हैं, लेकिन फिर भी गियासुद्दीन कह रहे हैं कि वीडियो 2022 का है, मैं तो सिर्फ बैठा हूं, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उमर और शजील 1 साल तक इस मामले में जनहित याचिका दाखिल नहीं करेंगे। दरअसल देखिए विवाद क्या है। उमर खालिद और शजील इमाम गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर और शिफा और रहमान के साथी मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद दिल्ली दंगे में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने
दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को इस पूरे मामले में चुनौती दी गई है जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े हुए मामले में यूएपीए के तहत जमानत देने से कोर्ट ने इनकार किया था। उमर जमानत के लिए निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक 6 बार याचिका लगा चुका है। दिल्ली में फरवरी 2020 में हिंसा भड़की थी, 53 लोगों की मौत हुई थी, 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन अब इस पूरे मामले पर उमर खालिद को जमानत नहीं मिली है और 1 साल तक जमानत याचिका दाखिल करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो पूरे मामले में 750 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई थी। तो दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। आरोपी उमर और शर्जील को जमानत नहीं मिली, जबकि जो बाकी आरोपी हैं उनको 12 शर्तों के आधार पर जमानत दे दी गई है। हिंसा में 53 लोगों ने जान गंवाई थी, 250 लोग जख्मी हुए थे। ये घटना फरवरी 2020 में हुई थी जब दिल्ली में हिंसा भड़कती है और 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इधर वीवी जीरामजी कानून को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के लिए गरीब और किसान सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में हर घर पर बिजली, बैंक खाता, शौचालय और गरीबों को पक्का मकान देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर वीवी जीरामजी जो कानून है वो लाया गया है, जो कि मनरेगा से काफी बेहतर है। ये योजना 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है, 7 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान भी होगा। और कांग्रेस का जो विरोध हो रहा है उस पर सीएम ने कहा कि गांधी जी ने अपने अंतिम समय में हे राम कहा था। कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि गांधी जी भी राम का नाम लेते थे। मनरेगा योजना से कई मायने में ये बहुत ही है। एक तो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का था, जिसको इसमें बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है और मजदूरी भुगतान 7 दिनों के अंदर सुनिश्चित होगा। पहले मजदूरी भुगतान तय तो था 15 दिन में होना, लेकिन उस पर पालन कभी हुआ भी कभी नहीं भी हुआ। लेकिन अब 7 दिनों के अंदर मजदूरी भुगतान निश्चित होगी। मनरेगा योजना से कई मायने में ये बहुत ही तो देखिए, जब से केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदला है, इस पर सियासत खूब हो रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले का संसद में विपक्ष ने विरोध तो कर लिया, लेकिन सड़क पर उतरकर अब सरकार को घेरने की तैयारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जनता के बीच जाकर बता रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। एक रिपोर्ट आप देखिए। केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी कर दिया है। सरकार का दावा है नई योजना ग्रामीण भारत को केवल मजदूरी नहीं, स्थायी आजीविका और रोजगार देगी। वीबीजी रामजी में किए गए बदलावों को लेकर बीजेपी अब देश भर में जन जागरण अभियान चला रही है। पार्टी का कहना है कि यह योजना गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर नई योजना के फायदे गिना रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता को नए बिल के फायदे बताए। मनरेगा योजना से कई मायने में ये बहुत ही है। एक तो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का था, जिसको इसमें बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है और मजदूरी भुगतान 7 दिनों के अंदर सुनिश्चित होगा। पहले मजदूरी भुगतान तय तो था 15 दिन में होना, लेकिन उस पर पालन कभी हुआ भी कभी नहीं भी हुआ। लेकिन अब 7 दिनों के अंदर मजदूरी भुगतान निश्चित होगी। कांग्रेस इस बदलाव के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आई है। सदन में विरोध के बाद अब कांग्रेस ने योजना को मनरेगा ही बनाए रखने के लिए 45 दिन के आंदोलन का ऐलान किया है। चरणबद्ध आंदोलन से नए बिल की कमियां कांग्रेस गिनाने वाली है। इस मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, सरकार जनता से राम के नाम पर छल कर रही है। मनरेगा एक अधिकार था, कोई योजना नहीं थी। योजना आज होती है, कल नहीं होती। अधिकार निरंतर होता है। तो नागरिकों को अधिकार दिया गया था कि जब आपको काम की आवश्यकता हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, हम अगर झिल की कोड़ी उठा के काम करना चाहें तो सरकार को हमको काम
देना होगा। उस अधिकार को आपने हटा लिया, क्योंकि अब इस अधिकार को आपने परिवर्तित कर दिया एक मिशन में। राम जी का भी नाम आपने इसमें सम्मिलित कर लिया, जबकि भगवान राम का तो कहीं इसमें नाम में अस्तित्व ही नहीं है। मनरेगा को लेकर एक तरफ सरकार विकास और आत्मनिर्भरता का दावा कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष अधिकारों की लड़ाई की बात कर रहा है। अब सवाल यही है कि क्या वीबीजी रामजी से बदलेगी ग्रामीण भारत की तस्वीर, या मनरेगा के नाम पर ही जनता का भरोसा कायम रहेगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। रोजगार गारंटी कानून के संशोधन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया। इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर कांग्रेस काफी नाराज है। एक तरफ जहां पे PCC चीफ जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाल लिया, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व CM दिग्विजय सिंह भी मैदान में नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट देखिए। मनमोहन सिंह सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा लागू किया था। इस कानून में मोदी सरकार ने संशोधन किया है, जिसके चलते अब योजना का नाम भी बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन जी राम जी कर दिया गया है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। मनरेगा को लेकर आपसे बात करना चाहता हूँ। नाम जी राम जी के जगह भगवान राम के और 2 बार नाम ले लें उसमें, इस पे कोई आपत्ति नहीं है, पर योजना का कत्ल कर दिया आपने। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूंगा बैठ के। आप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कहते हैं कि गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को, आप गुमराह कर रहे हो। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी और नरेंद्र मोदी गुमराह कर रहे हैं। आप बताओ, 5 करोड़ जॉब कार्ड थे, मध्य प्रदेश के हिस्से कितने आने थे और कितने बच गए हैं? आपने जिस तरीके से योजना में 40% राज्य शासन का पैसा डालने का प्रोविजन किया, उसी दिन सीधा मैसेज दिया कि हम इस योजना का कत्ल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ये बात घर घर जाके मजदूरों को बताएगी। कानून में संशोधन के खिलाफ देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस नेता मैदान में उतरे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीहोर जिले के एक गांव में रात बिताई, फिर सुबह जॉब कार्ड धारकों से मुलाकात कर योजना में हुए बदलाव की जानकारी दी। हालांकि प्रोग्राम AICC ने तय किया है, लेकिन एक बार दिग्विजय सिंह की सक्रियता चर्चा में है। नाम से जानने वाले एक ऐसे नेता हैं कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं, नाम से पुकारते हैं। और उन्होंने पिछले 2018 के पहले जो नर्मदा पदयात्रा शुरू की थी, उसका परिणाम सरकार के रूप में मध्य प्रदेश की कांग्रेस को मिला था। और मैं समझता हूँ माननीय दिग्विजय सिंह जी की जो संगठन क्षमता है, उस क्षमता का उपयोग नेतृत्व पूरा करेगा। और माननीय जीतू पटवारी जी अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सभी बड़े नेता लगातार अपने अपने स्तर पर प्रयास अपना करते जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने कानून में बदलाव करके गरीबों के साथ कुठाराघात किया है। मध्य प्रदेश में इसके खिलाफ दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। उनकी सक्रियता के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जानकार इसे आगामी राज्यसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। वहीं बीजेपी तंज कस रही है। पार्टी में आप सक्रिय नहीं होंगे, आप अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाएंगे, तो आपको नेता मानेगा कौन? दिग्विजय सिंह जी एक वैक्यूम जहां भी हम देखते हैं राजनीति में, कि उसको भरने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम पार्टी के होते हैं, यदि मनरेगा है तो पार्टी का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है, उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है, तो उस हिसाब से वो दौरा कर रहे हैं। और सीहोर तो पूर्व मुख्यमंत्री जो मनरेगा से सीधे जुड़े हुए हैं, उसके नाम परिवर्तन से जुड़े हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान का निर्वाचन क्षेत्र है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व व कब्जे की लड़ाई चल रही है। जहां जीतू पटवारी अध्यक्ष हैं, तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे नेता उन्हें अस्थिर करने के लिए लगे हैं। दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है। ऐसे में दिग्विजय सिंह अपना राज्यसभा का कार्यकाल दोबारा पाने के लिए, पार्टी पे कब्जा करने के लिए जीतू पटवारी के नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। देश और प्रदेश की सियासत में दिग्विजय हमेशा सक्रिय नजर आते हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी उनकी सक्रियता चौंकाती है। यही वजह है कि उनके हर कदम के तमाम सियासी मायने भी निकाले जाते हैं। हालांकि राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में फिलहाल 5 महीने से ज्यादा का समय बाकी है। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट।
इधर छत्तीसगढ़ में बीते कुछ महीनों से एक के बाद एक करके कई मंत्रियों के निज सचिव और ओएसडी को हटा दिया गया। हाल ही में राजस्व मंत्री के निज सचिव को हटाने का आदेश जारी हुआ और इस आदेश ने मंत्रियों के निजी स्टाफ को हटाए जाने पर एक नई बहस छिड़ दी है। आखिर क्या है मंत्रियों के स्टाफ को हटाए जाने की वजह और क्यों इसको लेकर प्रदेश की सियासत है गर्म, एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अमले में इन दिनों हलचल है। मंत्रियों के पीए, निज सचिव, निज सहायक और ओएसडी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। एक तरफ सरकार के मंत्री अपने कामकाज की उपलब्धियां गिना रहे हैं, दूसरी तरफ मंत्रियों के निजी स्टाफ को हटाया जा रहा है। क्यों हटाए जा रहे मंत्रियों के खास? 2 साल में 6 मंत्रियों के 12 से ज्यादा ओएसडी, पीए, पीएस हटाए गए। ताजा मामला उप मुख्यमंत्री अरुण साव के ओएसडी का। डिप्टी सीएम के ओएसडी विपुल कुमार गुप्ता को हटाया गया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के पीए दुर्गेश धारे को भी हटाया गया। पहले केदार कश्यप, लक्ष्मी राजवाड़े, दयाल दास बघेल के ओएसडी बदले गए। प्रदेश में मंत्रियों के ओएसडी और पर्सनल स्टाफ को हटाने की वजह यूं तो मंत्रियों के साथ तालमेल का अभाव, कामकाज में लापरवाही, भाजपा संगठन की नाराजगी जैसे कई कारण रहे। कुछ मामलों में कार्यकर्ताओं की शिकायत भी भारी पड़ी, लेकिन अब कांग्रेस ने इस मामले में भ्रष्टाचार का एंगल खोज लिया है, जबकि सरकार इसे प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है। बेहद ही चिंताजनक और हास्यास्पद स्थिति इस सरकार में निर्मित हो रही है कि 2 साल में 3 से 4 मंत्रियों के ओएसडी को हटाया गया, लगभग इतने ही मंत्रियों के निज सचिव को भी हटाया गया, जबकि निज सचिव ओएसडी की नियुक्ति मंत्रियों की उनकी अपनी पसंदगी के अनुसार की गई थी। दरअसल भ्रष्टाचार के पैसे में बंटवारे के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। एक मंत्री के बंगले में 3-3, 4-4 काउंटर चल रहे हैं और इसी भयादोहन भ्रष्टाचार के पैसे की लड़ाई के कारण ओएसडी और निजी सचिव बर्खास्त किए जा रहे हैं। देखिए, प्रशासनिक परिवर्तन समय समय पर होता है। प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर ये परिवर्तन होता है, पर जिन्होंने भ्रष्टाचार की सारे रिकॉर्ड तोड़े हों और भ्रष्टाचार योजनाबद्ध तरीके से किए हो, भ्रष्टाचार के लिए मैकेनिज्म तैयार किया हो, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर भ्रष्टाचार किया हो, उनकी आंखों में 24 घंटा भ्रष्टाचार ही दिखते रहता है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के निजी स्टाफ पर तलवार लटक रही है। दरअसल जिन ओएसडी और पीए की हरकतें सरकार की किरकिरी करा रही हैं, उनका विकेट तेजी से गिर रहा है। एक के बाद एक सामने आ रहे आदेशों ने मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ की नींद उड़ा दी है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर निकाला गया एक आदेश देवास के एसडीएम आनंद मालवीय पर भारी पड़ गया। जी हां, पत्र की भाषा ने एसडीएम को सस्पेंड करवा दिया है। कहा जा रहा है कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एसडीएम के पत्र पर उनकी भाषा पर आपत्ति ली और इसके बाद कार्रवाई हुई। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। देवास एसडीएम और रीडर सस्पेंड। इंदौर दूषित जल मामले से कनेक्शन। पत्र की भाषा पर चर्चा गरम। मंत्री की नाराजगी के बाद एक्शन। इंदौर में हुए दूषित जल कांड का असर देवास तक देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां के एसडीएम आनंद मालवीय को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उनका एक सरकारी आदेश सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था, जिसमें सरकार के खिलाफ बातें लिखी हुई थी। यह आदेश कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर था, लेकिन यही एसडीएम के लिए सिरदर्द बन गया। इसके बाद उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने एसडीएम आनंद मालवीय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उनके साथ सहायक ग्रेड 3 रीडर अमित चौहान को भी पद से हटा दिया गया है। इस कार्रवाई को प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है। 3 जनवरी को एसडीएम कार्यालय से जारी आदेश में लिखा था कि इंदौर में भाजपा शासित नगर निगम द्वारा सप्लाई किए गए मलमूत्र युक्त गंदे पानी से 14 लोगों की मौत हो गई है और 2800 व्यक्ति उपचाररत हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार निर्णय लिया गया है।
कि इस अमानवीय व्यवहार के विरोध में भाजपा सांसद व विधायकों के निवास के सामने घंटा बजाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर कानून व्यवस्था व शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निम्नानुसार तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी की ड्यूटी 4 जनवरी दोपहर 12 बजे से कार्य समाप्ति तक लगाई जाती है। कटाक्ष तो सरकार मान रही है क्योंकि सरकार के लोगों से गलती हुई है, तो इसको कटाक्ष थोड़ी मानना चाहिए। आप शब्द पकड़ोगे कि कार्रवाई करोगे उन लोगों पर जिन्होंने अपराध कारित किए, जिनके कारण जो है आज इतनी सारी मौतें हो गई हैं। उसको देखना चाहिए सरकार को। इन छोटी छोटी चीज़ों में सरकार उलझती है क्या? ये तो बाबुओं के काम है कि इनने ये कह दिया, उनने वो कह दिया। उचित नहीं है ये तो, और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आमतौर पर प्रशासनिक आदेशों में केवल प्रदर्शन की सूचना और ड्यूटी का जिक्र होता है, लेकिन इस आदेश में सरकार के खिलाफ ही आरोप और आंकड़े लिख दिए गए जो कांग्रेस के ज्ञापन या प्रेस नोट का हिस्सा थे। इसलिए एसडीएम नप गए और इसलिए इस पर सियासी गलियारों में चर्चा भी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो एसडीएम को अपनी भाषा भारी पड़ गई है। इसके साथ ही सुबह सवेरे में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए अंचल। नमस्कार।